जय हिंद। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री विनोद पाठशाला पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था गैस्ट्राइटिस के बारे में, जो कि हमारे सीरीज का 3rd वीडियो था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। इस वीडियो में हम, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सरेशन के बारे में। पेप्टिक अल्सरेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी देखने को मिलता है। ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के पढ़िएगा। और जो भी हमारा ये पीपीटी है और नोट्स है, इसके आपके सिलेबस में जैसा कि रिकमेंडेड है रॉस एंड विल्सन का रेफरेंस, तो ये रॉस एंड विल्सन का ही कंटेंट है। तो आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अगर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है, उससे आप परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं। पेप्टिक अल्सर यानी जैसे कि मुंह में जैसे छाले बन जाते हैं, उसी के तरह से हमारे स्टमक के अंदर जो भी छाले बनने की प्रोसेस होती है उसको हम पेप्टिक अल्सर टर्म देते हैं। पेप्टिक अल्सरेशन जो होता है वो जैसे ही जो स्टमक की लाइनिंग्स है उसकी ब्रेकडाउन होने लगती है, तो इसके वजह से यहाँ पे अल्सरेशन होने लगता है, यानी घाव बनने लगता है। जैसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होता है और ये डैमेज स्टमक की लाइनिंग्स या स्टमक की वॉल्स को इफेक्ट देने लगती हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये मेनली स्टमक और ड्यूडेनम के बीच का जो पैसेज होता है यहाँ पे कॉज होता है। और इसके डिस्टर्ब होने का 2 रीजन होता है। पहला रीजन है कोरोसिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड पेप्सिन, गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो कोरोसिव एक्शन होता है, जैसे कि HCl अगर कंसंट्रेटेड अमाउंट में हाथ पे गिर जाता है तो हाथ जल जाता है, वैसे ही ये स्टमक में सिक्रीट होता है, तो इसका एक कोरोसिव एक्शन होता है। तो इसका कोरोसिव एक्शन अगर बढ़ जा रहा है तो ये भी पेप्टिक अल्सरेशन का रीजन होता है। और पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका भी क्वांटिटी बढ़ जाती है या ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो ये पेप्टिक अल्सर का कॉज होता है। दूसरा है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ म्यूकस एंड एपिथेलियल रिपेयर। जैसे ही एपिथेलियल रिपेयर या म्यूकस प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता है, तो इस केस में भी पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं। ये हमारा एक्यूट गैस्ट्राइटिस के केस में देखने को मिल सकता है। और जो ये हमारा पेप्टिक अल्सर शो होता है, ये मेनली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में हमको देखने को मिलता है, यानी जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूडेनम होता है, जहाँ से इसोफेगस ज्वाइन होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो होता है इसोफेगस में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड का रिफ्लक्स नहीं होता है। जो हमारा स्टार्टिंग पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पे एसिड का रिफ्लक्स हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही अगर किसी पर्सन में गैस्ट्रिक अमी देखने को मिलती है, यानी स्टमक का रिमूवल हुआ है, तो उस केसेस में सर्जिकल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसके वजह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं स्टमक में, और उसके वजह से भी पेप्टिक अल्सरेशन के चांसेस बनते हैं। पेप्टिक अल्सर जैसे कि रेगुलर एपिथेलियल सेल्स का यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और एसिड का अटैक बार बार उसी एपिथेलियम पे सेम प्लेस पे हो रहा है। तो जैसे ही बार बार उसका अटैक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ एपिथेलियल सेल्स बचेंगे नहीं और वो धीरे धीरे डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे अल्सर्स फॉर्म होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है ब्लड सप्लाई। जैसे ही वहाँ ब्लड सप्लाई कम होता है तो वहाँ पे क्या अराइज होगा, एस्कीमिया। एस्कीमिया अराइज इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई पर्सन है जो एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा है, या स्ट्रेस है, या हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेस है या नॉर एड्रेनलिन उस पर चल रहा है या एड्रेनलिन चल रहा है, ये क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स का फ्लो कम होने लगता है ब्लड का, और ये एस्कीमिया कॉज करता है। यहाँ पे मेनली जब एस्कीमिया कॉज होता है तो वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिसके वजह से
वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये इस्कीमिया और ब्लड सप्लाई का इसमें रोल देखने को मिलता है कि प्रॉपर सेल्स का हमारा रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है या प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जिससे सेल्स वो रैपिडली ग्रो कर सके। जैसा कि लिखा है, दिस लीड्स टू पुअर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, वीकनिंग म्यूकोसल रेजिस्टेंस। यानी जैसे ही वहाँ पे एसिड्स का अटैक बार बार होगा तो वहाँ पे प्रोटीन्स चाहिए होगा कि जो भी हमारा उससे हार्म हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसका रिप्लेसमेंट हो सके। और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमारा न्यूट्रिएंट्स का और प्रोटीन्स का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से रिपेयरमेंट का प्रोसीजर डिले होगा और वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाएगा। दूसरा है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस होता है वो HCl के प्रभाव से हमारे स्टमक को बचाता है। ये स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है उसके ऊपर कवर करता है पूरा इंटेस्टाइन, स्टमक को म्यूकस मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के तौर पे। म्यूकस जो होता है वो लिपिड्स का होता है और जनरली वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की लाइनिंग्स बच जाती है। जैसे जैसे म्यूकस की क्वांटिटी हमारे डिक्रीज होता है या इसका क्वालिटी डिक्रीज होता है, तो ये क्या करता है कि अल्सर के रिस्क को बढ़ा देता है। इसका रिस्क कैसे बढ़ेगा? जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का यूज अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये म्यूकस की लाइनिंग्स को स्टमक के अंदर पतला करने लगता है। या NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि डाइक्लोफेनाक, इसका यूज अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग्स को थिन कर देता है। रिफ्लक्स ऑफ बाइल एसिड एंड साल्ट्स। जो यहाँ पे एम्पुल ऑफ वेटर में लिवर से बाइल साल्ट्स आता है और बाइल एसिड्स आता है, अगर इसका रिफ्लक्स हो रहा है तो ये भी अल्सरेशन का कॉज बनता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को और एसिडिक कर देता है जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से भी हमारा म्यूकस का सिक्रीशन कम होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियल सेल्स रिप्लेसमेंट के बारे में। नॉर्मली जो होता है स्टमक के और इंटेस्टाइन के जो वाल के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो रिन्यू होते रहते हैं रैपिडली। लेकिन कुछ केसेस में जैसे स्टेरॉइड हार्मोन थेरेपी, स्ट्रेस के केसेस में जो भी ड्रग्स दिए जाते हैं, या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस हो, इस केस में क्या होता है कि रिपेयर का प्रोसेस स्लो हो जाता है, या रेडिएशन हुआ हो, इससे एक्सपोजर हो गया हो, या कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन किसी पेशेंट में देखने को मिल रही है। तो इस केस में क्या होता है कि रिपेयर का प्रोसेस एपिथेलियल सेल्स का स्लो हो जाता है। When cell regeneration is delayed, damaged mucosa cannot heal, leading to ulcer formation. इसमें क्या होगा कि जैसे ही प्रोसेस इसका स्लो होगा रिपेयर का, तो जो डैमेज होगा एक्सपोजर से HCl का, तो वो क्या होगा कि डैमेज जो हुआ होगा म्यूकोसा वो दोबारा से हील नहीं हो पाएगा और जो कि लीड हो जाएगा अल्सर फॉर्मेशन। इस तरह से अल्सर्स का फॉर्मेशन होने लगता है एपिथेलियल सेल्स के एब्सेंस में। दूसरा है ये बैक्टीरियल कॉज है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि गैस्ट्रिक टमी के केसेस में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो स्टमक के अंदर अल्सर्स के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। इन मोस्ट पेप्टिक अल्सर्स केसेस द स्टमक और डुओडेनम इज कॉलोनाइज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जो अल्सर के केसेस होते हैं उसमें मोस्ट केसेस में जैसे यहाँ पे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जाके कॉलोनाइज हो जाता है, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लगता है। ये एक तरह का कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया होता है। इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या स्टेरॉइडल ड्रग्स का ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जैसे फोव्यूलर सेल्स या सरफेस म्यूकस सेल्स जिसको बोलते हैं, उसके सिंथेसिस को ये कम करने लगता है या उसको डैमेज करने लगता है, जिसके वजह से म्यूकस का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है और
इनर लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस के अपेक्षा कम पतली होने लगती है, म्यूकस वहां से हटने लगता है, जिसके वजह से एक्सपोज होता है हमारा स्टमक का वाल और अल्सर कॉज करता है। और इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस करता है, और इसको जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा ये मोर सेंसिटिव हो जाएगा एसिड के इंजरी की, बार बार एसिड इंजरी होगा और अल्सर्स बनने लगेंगे। अब बात करते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पेप्टिक अल्सर्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला है एक्यूट पेप्टिक अल्सर और दूसरा होता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। एक्यूट पेप्टिक अल्सर क्या होता है? एक्यूट पेप्टिक अल्सर आर शैलो लीजन्स दैट एक्सटेंड अप टू द सबम्यूकोसा ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम या स्टमक के सबम्यूकोसा से अराइज होने वाले जो भी लीजन्स होते हैं ये ज़्यादा इन्वेड नहीं करते हैं, सबम्यूकोसा तक इन्वेड करते हैं। ये लीजन्स जो होते हैं एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स में देखने को मिलते हैं। साइट्स क्या क्या हो सकते हैं? फाउंड इन स्टमक एंड द फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द ड्यूडेनम, यानी ये हमारा स्टार्टिंग के स्टमक में यानी ड्यूडेनम में देखने को मिलता है कुछ सेंटीमीटर्स तक, जैसे ही इसोफेगस खत्म होता है उसके कुछ सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। ये या तो सिंगल हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, यानी या तो एक छोटा क्वांटिटी में देखने को मिल सकता है या इसमें मल्टीपल्स भी देखने को मिलते हैं। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? सीवियर स्ट्रेट कंडीशंस लाइक मेजर इलनेस और ट्रॉमा, शॉक, बर्न्स, सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस आफ्टर मेजर सर्जरी। शॉक में क्या होता है? शॉक के केसेस में हमारा ब्लड का फ्लो रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर रिपेयरमेंट नहीं होता है। मेजर इलनेस और ट्रॉमा, यानी कोई इंजरी हो गई मेजर या कोई बड़ी बीमारी है, ट्रॉमा के केसेस में ये हमें देखने को मिलता है। बर्न हो गया हो, जलने के केसेस में वहाँ पे हमें एक्यूट पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस, एस्टेरॉयड के केसेस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कोई इमोशनली डिस्टर्ब है या उसको कोई टाइप का स्ट्रेस है, इस केसेस में हमें स्टेरॉयडल थेरेपी देने को पड़ती है, जिसकी वजह से एक्यूट पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर मेजर सर्जरी, सर्जरी के केसेस में हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है और जो कि पेप्टिक अल्सर्स के कॉज होते हैं। हीलिंग कैसे होता है? यूजुअली हील्स कंप्लीटली व्हेन द स्ट्रेस कॉज इज रिमूव्ड। जब स्ट्रेस का कॉज कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो ये हील हो जाता है यूजुअली, लेकिन नो फाइब्रस स्कार फॉर्मेशन अकर्स। और यहाँ पे एक्यूट के केसेस में कोई भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी फाइब्रस स्कार नहीं देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर जैसे नाम ही है क्रोनिक, तो क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का, लंबे टाइम का। यहाँ पे क्या होता है? एक्सटेंड डीप थ्रू द इपिथेलियल एंड मस्कुलर लेयर, यानी ये तो हमारा इपिथेलियल लेयर को इन्वेड करेगा ही, सब म्यूकोसा से होते हुए ये मस्कुलर लेयर तक चला जाएगा धीरे धीरे करके। पहले इंडोथेलियल लेयर को, उससे भी पहले म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज होता है एचसीएल के द्वारा, फिर इपिथेलियल लेयर डैमेज होगा, फिर ये लास्ट में मस्कुलर लेयर को भी डैमेज कर देता है और स्टमक वाल को कंप्लीट डैमेज करने लगता है। में इन्वॉल्व नियर बाई ऑर्गन्स लाइक पेनक्रियाज और लीवर, यहाँ तक कि ये जो नियर बाई ऑर्गन्स हैं जैसे पेनक्रियाज या लीवर है उसको भी इफेक्ट कर सकता है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसका कॉमन साइट क्या होता है? पाइलोरिक एंट्रम ऑफ स्टमक, जो कि पाइलोरिक ऑरिफिस इसका लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट या सेकेंड लास्ट पॉइंट होता है, ये इसका कॉमन साइट होता है। या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, या ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट जहाँ पे इसोफेगस खत्म होता है। ओकेजनली टू अल्सर्स फेस ईच अदर इन द ड्यूडेनम कॉल्ड किसिंग अल्सर्स। यहाँ पे क्या होता है कि दो अल्सर्स
एक दूसरे के सामने देखने को मिलता है, जो कि अभी डायग्राम में दिखाएंगे। ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये कंप्लीट डैमेज करने लगते हैं स्टमक के वाल को, और सराउंडिंग ऑर्गन्स में भी ये इन्वेड करने के चांसेस रहते हैं। हीलिंग इसका कैसा होता है? अकर्स बाय फाइब्रोसिस इस कॉजेस श्रिंकेज ऑफ एंड डिफॉर्मिटी। इसका जब हीलिंग होता है तो ये फाइब्रोसिस कॉज करता है या स्कार फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से इसका जो ब्लड वेसल्स होते हैं सराउंडिंग वो श्रिंक करने लगते हैं, और जो यहाँ पे स्टेनोसिस के केसेस भी देखने को मिलते हैं। रिजल्ट्स ऑफ फाइब्रोसिस क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक ल्यूमेन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, एडहेसिनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब जो पाइलोरिक एंड है वो नैरो होने लगता है, पतला होने लगता है, जिससे हमें वोमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। दूसरा है एडहेसिवनेस टू नियर बाई ऑर्गन्स, पैनक्रियाज, लिवर एंड कोलन। ये जो नियर बाई ऑर्गन्स है इसमें एडहेसिव होने लगता है, चिपकने लगता है, जिसके वजह से नियर बाई ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन पहला है हमारा हेमरेज हो सकता है, क्योंकि लीजन होगा तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स का इरोजन होगा और वहाँ पे ब्लड वेसल्स से ब्लड लीक आउट करेगा, हेमरेज होगा। हेमरेज की वजह से क्या हो सकता है? अगर हायर हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है, तो शॉक हो सकता है, हेमेटमेसिस हो सकता है या मिलीना हो सकता है। हेमेटमेसिस मतलब ब्लड की उल्टियाँ होना, क्योंकि यहाँ पे जो पाइलोरिक ऑरिफिस होता है, पाइलोरिक एंड होता है, वो नैरो होने लगता है, और जैसे ही ब्लड वहाँ पे ब्लीड होता है अल्सर्स के थ्रू, तो वो वोमिटिंग के थ्रू ब्लड बाहर आने लगता है। मेलिना होने लगता है, स्टूल में ब्लैक स्टूल होने लगता है ड्यू टू डाइजेस्टेड ब्लड। ब्लड यहाँ पे जैसे इंटेस्टाइन से पास होके जाएगा, कुछ कुछ ब्लड डाइजेस्ट होगा और ब्लैक स्टूल कॉज होगा। इसके अलावा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी कॉज कर सकता है क्रोनिक ब्लीडिंग के वजह से। परफोरेशन हो सकता है, परफोरेशन मतलब अल्सर जो होंगे वो पेनिट्रेट कर जाएंगे पूरी थिकनेस को, यानी स्टमक के पूरे वाल को पेनिट्रेट कर जाएगा, और जो भी कंटेंट होगा, जो भी वहाँ पे पस फॉर्म्ड होगा अल्सर्स में, वो जो कंटेंट होगा वो पेरिटोनियम में लीक कर जाएगा, जिसके वजह से अराइज होगा एक्यूट पेरिटोनाइटिस, यानी पेरिटोनियम में एक्यूट स्मॉल ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन में स्प्रेड अंडर डायफ्राम, डायफ्राम को भी स्प्रेड कर सकता है, इन्वेड करके परफोरेट करके, ये जो होता है उसके डायफ्राम के बाहर भी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं सबफ्रेनिक एब्सेस, यानी डायफ्राम के नीचे एब्सेस के फॉर्म में या पस के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, जो अल्सर्स का पस होता है। थर्ड है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब जो पाइलोरिक ऑरिफिस होता है वो स्कार फॉर्मेशन की वजह से नैरो हो जाता है, जो कि वोमिटिंग और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। जैसे ही हम फूड इंजेस्ट करेंगे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, प्रॉपरली इंटेस्टाइन को डिलीवर नहीं होगा। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग गैस्ट्रिक अल्सर्स में बिकम कैंसरस। कुछ केसेस में ये हमारे जो अल्सर्स होते हैं क्रॉनिक केसेस के, ये लंबे समय से जैसे ही वहाँ पे बार बार एक्सपोजर होगा, सेल्स इरिटेंट होगी, तो वहाँ पे कैंसरस भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल से जुड़िए, और आपको अगर कोई भी बुक खरीदना है तो आप हमारे चैनल के जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे खरीदिए, आपको ऑफर्स का लाभ भी मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।